आयोजन के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायाधिपति श्री एन.वी. रमणा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपके साथ सानिध्य है माननीय डॉक्टर सी.पी. जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, माननीय श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। आप सभी से अनुरोध, अपने स्थान पर हम खड़े होंगे। मातृभूमि का सम्मान, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। डायस पर हमारे बीच है माननीय न्यायाधिपति श्री एन.वी. रमणा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान और वाइस प्रेसिडेंट सीपीए राजस्थान शाखा, डॉक्टर सी.पी. जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा और प्रेसिडेंट सीपीए राजस्थान शाखा, माननीय श्री गुलाबचंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा और वाइस प्रेसिडेंट सीपीए राजस्थान शाखा। माननीय न्यायाधिपति महोदय और सम्मानित मंच से आग्रह, दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी के लिए। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए ज्योति का अनुष्ठान करें दीप प्रज्वलित कर। और जब दीप का प्रज्वलन ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज विधानसभा का ये भवन ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप का प्रज्वलन और तिमिर चाहे कितना भी घना हो, आलोक की सिर्फ और सिर्फ एक किरण उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होती है। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध, डायस पर अपना स्थान ग्रहण करें। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। हम माननीय का स्वागत हरियाली और खुशहाली के प्रतिरूप, वृद्धि और विकास के वाहक, प्रगति और परोपकार के प्रतीक नन्हे पौधों के माध्यम से करना चाहेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर सी.पी. जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आप ये सुंदर पौधा आपको भेंट कर आपका स्वागत और सम्मान करें। श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, आपसे भी अनुरोध। श्री गुलाबचंद कटारिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा,
श्री संयम लोढ़ा, सचिव CPA राजस्थान शाखा। और हम आपको बता दें, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं माननीय न्यायाधिपति श्री अजय रस्तोगी, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। आपके सम्मान के लिए, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री वाजिब अली, मेंबर ऑफ द CPA एग्जीक्यूटिव कमेटी। हमारे बीच है माननीय न्यायाधिपति श्री दिनेश माहेश्वरी जी, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्री रामलाल शर्मा, मेंबर ऑफ द CPA एग्जीक्यूटिव कमेटी। माननीय न्यायाधिपति श्री संभाजी शिवाजी शिंदे, मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय। आपके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए अनुरोध श्री पुखराज, मेंबर ऑफ CPA एग्जीक्यूटिव कमेटी। हमने माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया और शाब्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे डॉक्टर CP जोशी जी से अनुरोध करना चाहेंगे आप सभी का स्वागत करें, स्वागत उद्बोधन के माध्यम से। आज की इस सेमिनार के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश सम्मानीय न्यायपति रमन्ना साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, विपक्ष के नेता सम्मानीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, न्यायमूर्ति रस्तोगी जी, न्यायमूर्ति माहेश्वरी जी, राजस्थान के चीफ जस्टिस शिंदे जी, अन्य उपस्थित जस्टिसगण, CPA के मेंबर्स, उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सब की तरफ से, CPA की तरफ से मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जी का यहाँ पर हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मान्यवर, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन की ब्रांच राजस्थान का ये सौभाग्य रहा है कि हम विधानसभा में उन मुद्दों के संबंध में उन व्यक्तियों से बुलाकर चर्चा करते रहे हैं जिनका संसदीय लोकतंत्र से सीधा संबंध रहा है। ये हमारी प्रिविलेज रही। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, हमारे राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद, भारत सरकार के मंत्री गडकरी जी, शस्त्र बुद्धे जी, भूतपूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी, ऐसे अनेक विद्वानों को हमने यहाँ बुलाकर इस CPA के माध्यम से अपना भाषण सुना। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सुनते रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। आज जिस मंच पर मैं खड़ा होकर आपका स्वागत कर रहा हूँ मान्यवर, उसमें कार्यपालिका के रूप में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद जी कटारिया बैठे हुए हैं, विधायिका के रूप में लीडर ऑफ अपोजिशन और सरकार के बीच में जो उत्तरदायित्व होता है उसका निर्वहन विधानसभा में होता है। और मेरी ये प्रिविलेज एक अध्यक्ष के रूप में विधायिका किस तरह से काम कर रही है उसका संचालन ठीक ढंग से करूँ, ये अवसर मुझे मिला है। पर इससे भी बड़ा हमारा सौभाग्य है कि शायद और किसी CPA के ब्रांच को ये अवसर नहीं मिला होगा कि जब न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश को CPA के माध्यम से यहाँ पर आमंत्रित करके उनके विचार सुनने का अवसर मिले। ये मेरा ही सौभाग्य है कि मैं आपको ये अवसर मिल लेता हूँ। मान्यवर, जो मंच पर बैठे हुए हैं मेरे साथ, उनका लंबा राजनीतिक जीवन है, चाहे अशोक जी गहलोत हो, चाहे गुलाब चंद जी कटारिया हो, चाहे मैं स्वयं हूँ। हम 40 साल से राजनीति में हैं और हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं
और लोगों को कहते हैं कि हमने देश में संसदीय लोकतंत्र को अडॉप्ट किया। 75 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं। अब संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हमने जो अचीवमेंट किया, उसके अचीवमेंट हमारे सामने हैं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, चाहे और किसी क्षेत्र में हो। हम दुनिया के आज प्रगति के पथ पर सबसे आगे मुल्कों में से एक मुल्क है। पर ये संसदीय लोकतंत्र है क्या मान्यवर? इस संसदीय लोकतंत्र में संविधान के अंतर्गत हमने ये इनविसेज किया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन होगा और संविधान में सबकी भूमिका का निर्वहन किया गया कि किस तरह से वो अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। 75 साल का यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो मैं समझता हूँ कि मुझे कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि न्यायपालिका ने भी लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की है, कार्यपालिका ने भी कोशिश की है और विधायिका तो कर ही रही है मान्यवर। आप स्वयं जानते हैं इस देश में 130 करोड़ लोग, जनता चुनती है जनप्रतिनिधियों को और जनप्रतिनिधियों को चुनकर उनसे अपेक्षा करती है कि विधायिका में कार्यपालिका अकाउंटेबल होगी। कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव, नीति बनाने वाले लोग जो मंत्रीगण हैं वो नीति बनाकर विधानसभा या लोकसभा में जनता के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। ये विधायिका की कल्पना है। पर 75 साल का यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो इतिहास अच्छा नज़र नहीं आता। मुझे पता लगा मान्यवर, बहुत सी विधानसभाएं हैं और ख़ास तौर से मैंने पता लगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा जहाँ 400 से ज़्यादा विधानसभा के सदस्य हैं। पर मुझे कहते हुए खेद है कि वहाँ पूरे साल भर में 18 से 20 दिन तक विधानसभा चलती है। अब 18 से 20 दिन तक विधानसभा चले तो विधायिका के प्रति जो उत्तरदायित्व होना चाहिए, विधायिका का उत्तरदायित्व जनता के प्रति, जनता ने 400 विधायक चुनकर भेजे और 400 विधायक उनके प्रति जो कार्यपालिका, उनकी अकाउंटेबिलिटी विधानसभा में होगी और विधानसभा 18 दिन चले मान्यवर, तो विधायिका किस ढंग से, प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है, ये एक चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय निश्चित तौर पर यह है कि संसदीय लोकतंत्र में यदि लोगों की एस्पिरेशन के संबंध में यदि विधायिका में चर्चा नहीं होती है तो ये जो हमारा डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसमें कहीं न कहीं एब्रेशन पैदा होगा। और एब्रेशन परिलक्षित भी हुआ है, चाहे देश में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ हो, चाहे इस देश में कृषि के कानूनों के कारण आंदोलन हुआ हो, चाहे और कोई आंदोलन हुए। ये आंदोलन इस बात के प्रतीक हैं कि यदि विधायिका अपने कार्य का ठीक ढंग से निर्वहन करती और ज़्यादा समय तक विधानसभा चलती और लोगों के एस्पिरेशन की चर्चा होती और कार्यपालिका का अकाउंटेबिलिटी विधायिका के प्रति होती और विधायिका की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति होती, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम कर सकते थे। इसलिए 75 साल के हमारे अचीवमेंट हैं, मैं उनको नकारना नहीं चाहता, पर मान्यवर हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा कि न्यायपालिका में 75 साल में क्या हुआ। 75 साल में हम न्यायपालिका में अच्छे कदम भी उठाए हमने, पर न्यायपालिका के जो काम हुए उनको भी समझने की आवश्यकता है। क्या न्यायपालिका ने जो हमने संविधान में निषेध किया गया कि कानून बनाने का काम पार्लियामेंट करेगी, क्या पार्लियामेंट में बनाए गए कानून को जुडिशरी मान रही है? यदि जुडिशरी नहीं मान रही तो कहीं न कहीं कार्यपालिका ने भी जो हमें संवैधानिक जो व्यवस्था, उस संवैधानिक व्यवस्था को पालन करने के संबंध में ये काम किया है। हमने कार्यपालिका से ये अपेक्षा की है कि संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई है, जिसकी कल्पना संविधान के अंतर्गत की है, मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान के मूल क्या लिखा हुआ हमारे संविधान का, हमारी मूल प्रीएम्बल है, उस प्रीएम्बल ही हमारा एक टेस्ट हो सकता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 75 साल में रेलेवेंट है या नहीं, क्या हमने अचीव किया और क्या अचीव करना बाकी है। एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी मान्यवर अभी खाली है, क्योंकि हमने प्रीएम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस किसके संबंध में? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आई डोंट नो दैट जस्टिस को हमने इस लेवल तक प्राप्त किया है नहीं किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें प्राप्त करने की और संभावना है। हमने कोशिश की, रिजर्वेशन के संबंध में हमने काम किया, दूसरे हमने कानून बनाकर काम किए, जो सामाजिक व्यवस्था है उसको ठीक करने का काम किया, कानून बनाया, आज हमने 100 कानूनों में अमेंडमेंट किया। ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि हमने इसमें बनाने का काम किया, लेकिन इसमें और आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ मान्यवर कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्या हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या 75 साल में हमने अचीव कर लिया? क्या 75 साल में अचीव करने के बाद इस डायरेक्शन में काम करने की आवश्यकता है? मैं समझता हूं कि इस संबंध में भी हमें आज 75 साल के बाद
इसमें रिट्रोस्पेक्ट के बाद हमें कुछ काम करने की आवश्यकता है, जिस पर हम सबका ध्यान जाना चाहिए। मान्यवर, इक्वलिटी के बारे में लिखा है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल द फ्रेटर्निटी, एज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मैं प्रियम्बल के संबंध में मान्यवर इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रियम्बल के माध्यम से संविधान में हमने इनविसेज किया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके इस देश की जनता के एस्पिरेशन को पूरा कर कर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। 75 साल का जो हमारा अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट में मैं समझता हूँ कि इन चुनौतियों को हमने जो प्राप्त किया है, और चुनौतियाँ हमने मुकाबला भी किया है। एग्जीक्यूटिव ने भी 356 के संबंध में क्या काम किया, जुडिशरी को इंटरवेंशन करना पड़ा, और वो मई के बाद में एक फैसला हुआ कि काम करेंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जुडिशरी ने ओवर रीच किया हो, मैं तो ये भी कहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव ने भी काम किया है। पर मैं एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने रखना चाहता हूँ मान्यवर। यदि 18 दिन तक असेंबली चले और हजारों आदमी वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुने और एग्जीक्यूटिव निर्णय करें, आर वी नॉट हेडिंग फॉर डिक्टेटरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव? ये किस तरह की संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है जहाँ 18 दिन तक असेंबली चले, लाखों करोड़ों आदमी अपने वोट देकर और जनता का जनप्रतिनिधि चुने, और जनप्रतिनिधि चुनने के बाद विधानसभा और लोकसभा के अंदर अकाउंटेबिलिटी कार्यपालिका की हो ही नहीं, क्यों हाउस चलता नहीं है, और कार्यपालिका जो निर्णय करे वो देश में लागू हो। तो इसका मतलब हम किस तरह की संसदीय लोकतंत्र के एब्रेशन को देख रहे हैं, उस एब्रेशन को ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, कि मैं जानता हूँ कि आज हमारा अवसर है, हम तो पॉलिटिशियन हैं, हम तो अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन जुडिशरी के हाईएस्ट पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 75 साल के इस अचीवमेंट के बाद जो अगले 75 साल के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके संबंध में हम क्या चिंता करना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से, आईटी का इंटरवेंशन बढ़ रहा है, फेसबुक और इन चीज़ों का इंटरवेंशन बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, क्राइम करने वाला आदमी हिंदुस्तान से बाहर बैठकर इंटरेक्ट कर रहा है। ये जो नई चुनौतियाँ इस देश के सामने खड़ी हो रही है, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए यदि हम आगे आकर नियम और कानून में परिवर्तन करने का काम नहीं करेंगे, और जो तीनों बैलेंस है उनको बैलेंस बनाने का काम हम नहीं करेंगे, तो हम देश को जिस तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, उस तेज गति से आगे बढ़ाने में हम पिछड़ जाएंगे। चुनौतियाँ गंभीर हैं, चुनौतियों का मुकाबला करने का हमारा देश सक्षम है, और मैं आशा करता हूँ कि आपके उद्बोधन के बाद अब एक नई दिशा मिलेगी, और इस देश में जिस तरह का वातावरण बना हो, उस वातावरण से आगे निकलकर जो नई चुनौतियाँ बनी हुई है आईटी के माध्यम से, हमें पूरे गवर्नेंस के नियम बदलने पड़ेंगे, जुडिशरी के आपके काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। पेंडेमिक ने चीज़ों को बदल दिया है, ये सब चीज़ें बदलने के बाद उनको कहाँ जगह कानून में मिल रही है, वो कौन करेगा निर्णय करने का काम? ये निर्णय करने का काम जुडिशरी को करना है, कार्यपालिका को करना है, और अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ती है हमें विधायिका के प्रति। और विधायिका की अकाउंटेबिलिटी करने के यदि नियम और कानून में परिवर्तन नहीं किया, यदि हाउस 150 दिन तक नहीं चला, तो हम जनता के प्रति अकाउंटेबल कैसे होंगे मान्यवर? ये भी एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये देश जो कार्यपालिका की डिक्टेटरशिप के कारण, जो वर्ड में डेलिबरेटली यूज कर रहा हूँ, कार्यपालिका की डिक्टेटरशिप, विदाउट अकाउंटेबिलिटी उनकी विधायिका में हो सकती है, और विधायिका का रेगुलर मीटिंग नहीं हो रही है, तो जो निर्णय एग्जीक्यूटिव कर रही है वही निर्णय देश की नीति निर्धारण करने का काम कर रहे हैं। यदि इस पर बैलेंस नहीं किया गया, तो संसदीय लोकतंत्र में आगे आने वाले समय जो चुनौतियाँ, उनका हम ठीक से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इस उपस्थिति में हमारे मंच पर जो साथी बैठे हुए हैं, आपको ये भी जानकर हो गया हम साधारण परिवार से, कटारिया जी साधारण परिवार से हैं, गहलोत साहब साधारण परिवार से हैं, मैं साधारण परिवार से हूँ। हमें मौका मिला मंत्री बनने का, हमें मौका मिला इस देश में नीति बनाकर काम करने का, हमें मौका मिला विधानसभा में सदस्य बनने का, और हमें तकलीफ होती है जब विधायिका की अकाउंटेबिलिटी के संबंध में नियम और कानून में परिवर्तन करके हम अकाउंटेबल जनता के प्रति नहीं बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र जो हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई और चुनौतियाँ खड़ी होगी, उन चुनौतियों को हम रोकने का काम कर सकें, ऐसी मेरी आशा है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप मुख्य वक्ता हैं, और मैंने लिबर्टी ली क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष का काम यही है कि जब कार्यपालिका के जो मुखिया हैं गहलोत साहब बोलेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी के बाद कटारिया जी बोलेंगे, तो मेरे पास तो कोई रोल है ही नहीं। मेरे पास तो एक रेफरी का रोल है कि नियम और कानून ठीक ढंग से पालन कर रहे हैं तो हाउस ठीक ढंग से चले, नहीं कानून करे तो उनको फाउल करके बाहर निकालूं मैं, और हाउस को ठीक ढंग से काम करने का काम करूं। तो मैंने कोशिश की कि हाउस के संबंध में जिस तरह की हमारी जनता की जो लोगों की विचार है वो आपके सामने रखूँ। मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके माध्यम से जितने भी जुडिशरी की आज जो हमारे विद्वान न्यायमूर्तियाँ हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका ये उद्बोधन संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक नींव का पत्थर होगा,
और 75 साल के बाद जब हम अगले 75 साल की कल्पना करेंगे तब हम कह सकेंगे कि राजस्थान विधानसभा की CPO ब्रांच को ये मौका मिला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बात कही और उनके आधार पर हम देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम कर सके। उसमें राजस्थान के हमारे सब CPO के साथी सहयोगी रहे, जो उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार मैं पुनः हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर CP जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और श्री गुलाब चंद कटारिया जी, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा हैं। आपसे निवेदन, आपका उद्बोधन हमें प्रदान करें। श्री गुलाब चंद कटारिया जी। आज का दिन राजस्थान की विधानसभा के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है। मैं सच में अपने सभी विधायक साथियों की ओर से, राजस्थान की 7 करोड़ जनता की ओर से आज आपकी इस कार्यक्रम में उपस्थिति, और वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय में संसदीय लोकतंत्र के विषय पर आपके बारे में और आपके द्वारा जो कुछ भी बात जाएगी वो निश्चित रूप से इस देश के लिए एक मापदंड का काम करेगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आदरणीय स्पीकर साहब का। ये शायद मेरे जीवन का भी लंबा अनुभव है, पर किसी स्पीकर ने CPA को इस रूप में एक्टिव करना और उसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा देश के उन सब प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर इस सदन में CPA क्या है और CPA क्या कर सकती है, उसको अगर किसी ने विधानसभा के विधायकों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया तो CP जोशी जी ने किया। उनका बहुत धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत इसलिए करता हूं कि हम लोगों ने भूमि पूजन तो करते हैं लेकिन उद्घाटन हम नहीं करते। ये पहला कार्यक्रम है जिस म्यूजियम का आपने उद्घाटन किया है। इसका भूमि पूजन भी इसी सत्र में हुआ है और इसका लोकार्पण भी इसी समय हुआ है। मैं बहुत आभारी। मैं सोचता हूँ कि मैं आपके और आपके बीच में ज़्यादा समय खड़ा नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष इस देश में कई उतार चढ़ाव देखे। पूर्ण बहुमत की सरकारें देखी, राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकारें देखी। सरकार केंद्र में कुछ अलग है, राज्यों में कुछ अलग है। विचारधाराओं का भी संघर्ष हुआ। पूर्ण बहुमत की सरकार लोकसभा में नहीं बन करके मिलीजुली सरकारें भी लंबे समय तक चली, लेकिन उसके बाद भी इस देश की जनता ने लोकतंत्र का पूरा सम्मान किया और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव लोकसभा में हार जाने के बाद भी त्यागपत्र देकर आधा मिनट में उस निर्णय का और लोकतंत्र का सम्मान किया। ये भी इसी देश की प्रत्यय है। मैं सोचता हूँ कि उतार चढ़ाव जिंदगी में आएंगे, लेकिन 75 वर्ष की यात्रा ने यह जरूर स्पष्ट किया है कि हिंदुस्तान के लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति पूरी सम्मान और आस्था है। ये बात ज़रूर है कि हम 3 संस्थाएं 3 काम करती हैं। हम विधानसभा में विधायक बना करके जनता के लिए कुछ कानूनों को पास करते हैं और हमारी यहाँ की जो कार्यपालिका उसकी पालन करती है। आप लोग उस सब दोनों को देखते हैं। मैं अधिक आपके और बीच में ज़्यादा समय नहीं, पर मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि इसमें तीनों को भी बहुत सतर्क और सचेत होकर के आगे का भविष्य क्या बने, इसके बारे में निश्चित रूप से बैठकर चिंतन करना चाहिए। और वर्ष में कभी न कभी इन तीनों संस्थाओं के हेड कहीं न कहीं एक जगह मिल करके इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। एक दूसरे को किसके बारे में कोई संदेह शंका है तो कम से कम बैठ करके उसके बारे में चर्चा करें। तो मैं सोचता हूँ मिलजुल करके जो परिणाम निकलेगा, इस देश का संसदीय लोकतंत्र बहुत अच्छा है। दुनिया मानती है, हम मानते हैं, यहाँ की जनता मानती है। इसी में हम सब लोगों का हित है, इसी में देश का हित है। इसको और अधिक ताकतवर कैसे बनाया जाए, इसमें और सुधार के कदम कौन से लिए जाए, इसके बारे में हम सब मिल चल करके प्रयत्न करें तो मैं सोचता हूँ समस्या का समाधान भी होगा और ये अमृत महोत्सव हमारे लिए एक वरदान साबित होकर के देश के लोकतंत्र को हम मजबूत करेंगे। मैं आप सब की ओर से आदरणीय न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय, ये पहली बार अवसर है कि किसी के पास बैठने का भी मौका मिला। मैं सोचता हूँ ऐसा अवसर भी नहीं मिलता कि आप लोगों के साथ बैठ करके। और अभी रस्तोगी साहब यहाँ विराजमान हैं, न महेश्वर जी विराजमान हैं, हमारे यहाँ जो हाईकोर्ट के शिंदे साहब विराजमान हैं। मैं इन सब का भी आप सब की ओर से, क्योंकि आपकी उपस्थिति मैं ही हूँ, मैं इन सब पधारे हुए बंधुओं का और भी जो जजेज पधारे हैं
उन सब का हृदय से स्वागत करता हूँ और आप सभी मेरे साथी जो आप यहाँ उपस्थित हैं उन सब का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस देश के लोकतंत्र के आधार पर चलने की हमारी आदत है। हम आगे चलेंगे, इसमें सुधार करते हुए और कदम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। और अब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे आग्रह, उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायाधिपति श्री एन.वी. रमणन जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश अजय रस्तोगी जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी जी, राजस्थान के माननीय चीफ जस्टिस शिंदे साहब, आवाज़ नहीं आ रही है? हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर सी.पी. जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी, महेंद्र चौधरी जी और तमाम हमारे उपस्थित अन्य माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य साथीगण, मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से सीजेआई साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कटारिया जी ने कहा, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि रमणी साहब यहाँ पर सीजेआई के रूप में हमारे इस पवित्र प्रांगण में पधारे हैं, जिसका अपना एक महत्व होता है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर। और सी.पी. जोशी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक तो आज शानदार जो म्यूजियम बना उसका उद्घाटन करवाया और दूसरा उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। सी.पी. जोशी जी ने बहुत सारी बातें कही और मैं समझता हूँ कि आज वास्तव में मैं ये मानता हूँ कि सीजेआई साहब को हम लोग सुने हैं, क्योंकि हम लोग रोज़ अपने विचार प्रकट करते हैं लोकतंत्र के बारे में, और जब विचार प्रकट करते हैं तो ध्वनि निकलती है राजनीति की, नहीं चाहते हुए भी। आज एक मौका है जब मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी ध्वनि निकले जिसमें लगे कि राजनीतिक बातें आपकी प्रेजेंस में हुई है। आप मेरे विचार जानते हैं कि हालात क्या है देश के अंदर, लोकतंत्र की स्थिति क्या है और देश की दिशा में जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, ये सब बातें अपन रोज़ करते हैं। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने से जब संविधान बना तो बहुत लंबी बहस हुई कि प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अंतर्गत गवर्नमेंट हो। संसदीय लोकतंत्र का जो महत्व है, आज दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रकार से लोकतांत्रिक देश या डेमोक्रेसी कायम रही है देश के अंदर 75 साल के बाद में भी। कटाई ठीक कह रहे थे, एक वोट से हार के बाद फिर ही सरकार चली गई। इंदिरा जी चुनाव हार गई, एक सेकंड नहीं लगाया, मोरारजी भाई देसाई को जाकर सत्ता सौंप दी। तो एक पूरी दुनिया को विश्वास हो गया कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी अब तो हो गई है, उस मुल्क में डेमोक्रेसी चल सकती है जहाँ अनेकता में एकता है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियाँ हजारों हैं, धर्म अलग अलग है, जातियों की कोई सीमाएं नहीं है। इतने बड़े मुल्क को एक रखना, अखंड रखना ही बड़ी चुनौती थी। और सीजेआई साहब कई बार विचार प्रकट करते रहते, मैं पढ़ता रहता हूँ। आज सुबह मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने अपने विचार प्रकट किए थे, जो आपको मैंने कोट करके किए थे। चाहे अमेरिका में आप गए तब भी आपने कहा कि जो हमारे लोगों ने, पुरुषों ने जो सेक्रीफाइस किए हैं देश के अंदर, हम सब जानते, गांधी जी, किसानी जी में जीत पे गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान, और उस वक्त लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, बड़ी बड़ी हस्ती, लंबा फहरिस्त है।
उन सब का जो त्याग बलिदान है, उनकी रक्षा करने का दायित्व आज देशवासियों पे है। ये आपकी भावना मैंने पढ़ी, मुझे अच्छा लगा कि आज वास्तव में हम सब की ड्यूटी है, वर्तमान पीढ़ी की भी, कि आने वाली पीढ़ियों को हम लोग ये देश एक व अखंड मजबूत बना रहे, ये सौंपे जाएं। पिछले साल में अनुभव में आपने भी किया है, क्योंकि आप मेरे कई लोग 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और ज़्यादा भी बार MLA रहे हैं, MP बने कई लोग। हम जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा मर्म है लोकतंत्र में कि आप लोगों की भावनाओं को विधानसभा में, लोकसभा में आप प्रकट करते हैं और उसके आधार पर बहस होती है, निर्णय होते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव उसको लागू करती है, जुडिशरी सुनिश्चित करती है। सबकी अलग अलग भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं, और भूमिका निभाते आ रहे हैं हम लोग। डॉक्टर CP जोशी की चिंता भी वाजिब है। थोड़ा बहुत ही राइट लेफ्ट होता है, हम पढ़ते हैं अखबारों के अंदर किस प्रकार से कई बार लक्ष्मण रेखा पार होती है तो बहस शुरू हो जाती है। मेरा मानना है कि अल्टीमेटली हम लोग ये मान के चलें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फॉर्म है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, जो अमेरिका के अंदर है। और इसी के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना है, आगे देश को चलाना है। और मेरा मानना है कि उसमें कमियाँ भी आएगी, खामियाँ भी आएगी, उसको दूर करने का काम ही हमारा ही होगा। तो बाहर के लोग आके उसको दूर नहीं करने वाले हैं। देश हमारा आज़ाद है और आज़ादी का हम लोग स्वाद ले रहे हैं 75 साल से। कहाँ से कहाँ पहुँच गया मुल्क सबको मालूम है। हर क्षेत्र में हमने प्रगति करी है, वो देश गवाह है और हम सब लोग गवाह हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मैंने आपका कमेंट पढ़ा था कि किस प्रकार से CJI जस्टिस रमणा जी साहब ने कहा कि संसद में सार्थक बहस नहीं हो रही है, इससे पता नहीं चल पाता कि बिल लाने या कानून बनाने का क्या उद्देश्य था। इसे लगातार अदालतों में मामले आते रहते हैं। इनका मतलब मैं समझ पाया हूँ जहाँ तक कि पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, आपने पार्लियामेंट के बारे में बात की हुई, मैं दूसरी बात समझता हूँ ये पार्लियामेंट के लिए लागू होती है और असेंबली के लिए लागू होती है। ये अच्छी स्थिति नहीं है जो आपका कहना था। अगर बहस कोई बिल आता है तो उसमें बहस इस कदर हो, इस रूप में हो, इस गहराई से हो, जिससे कि उसका अर्थ क्या था, उसका मर्म क्या था, वो भावना प्रकट हो, उसके बाद में बिल पास हो। तो आपका मतलब है कि बिना उसके जब आता है तो ज़्यादा फिर कोर्ट केसेस होते हैं। मेरा मानना है कि ये हम सबका प्रयास रहता है। और राजस्थान के बारे में तो CP जोशी साहब ने कह ही दिया, खाली यूपी की बात नहीं है, कई असेंबली ऐसी है देश के अंदर जहाँ बहुत कम दिनों में ही कोई 4 दिन, कोई 6 दिन, कोई 8 दिन वाली असेंबली भी होगी देश के अंदर। तो है ये स्थिति, पर जो कुछ भी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि मैं आज अपनी सीमाओं में रह कर के बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और आज CP जोशी साहब ने कहा कि मैं तो लोगों ने बाहर फेंकना पड़ता है, आज इनके पास वो डंडा नहीं है और मेरे पास भी आज ये मंच नहीं है कि मैं यहाँ देश के हालात को मैं व्यक्त करूँ कि मैं क्या फील करता हूँ, आप सबको मालूम है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। और न्यायमूर्ति श्री NV रमणा भारत के मुख्य न्यायाधीश है। आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें, उसके पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आप दिल्ली उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर पदस्थ श्री रमणा का जन्म
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृषक परिवार में हुआ। पत्रकारिता से करियर की शुरुआत करते हुए वकील के रूप में सघन अभ्यास करते हुए आपने संवैधानिक, आपराधिक सेवा और कानून में विशेषज्ञता हासिल की। आप नागरिक अधिकारों को कायम रखने के लिए जाने जाते हैं। महिला अधिकारों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने तक के विभिन्न फैसलों का आप हिस्सा रहे हैं। आपको अपने बीच में पाकर हम सब बहुत गौरवान्वित हैं और आपको सुनने के लिए लालायित भी हैं। आपसे अनुरोध, उद्बोधन के लिए न्यायमूर्ति श्री NV रमणा, भारत के मुख्य न्याय। Honorable Dr. C.P. Joshi, Speaker of Legislative Assembly, Rajasthan. Sri Ashok Gehlot ji, Honorable Chief Minister. My brother Justice Ajay Rastogi, Brother Justice Dinesh Maheshwari, Brother Justice S.S. Shinde, Chief Justice of High Court of Rajasthan. Sri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Leader of Opposition. Brother and sister judges of the High Court. Honorable members of the Parliament, honorable members of the Legislative Assembly of Rajasthan, media persons, other distinguished guests, ladies and gentlemen, Khamma Gani. Before I begin, I would like to convey sincere thanks to Sri C.P. Joshi, the Honorable Speaker of the Legislative Assembly of Rajasthan, for extending invitation for this event. I am happy that the Rajasthan branch of the Commonwealth Parliamentary Association has taken this initiative, which will promote healthy debate on issues of relevance. I have been told that it is the first time that a member of the judiciary has been invited to address such an august gathering in the chambers of the legislature. I feel doubly honored. The land of Rajasthan is known for its rich culture, history, and heritage. The people of Rajasthan have preserved centuries-old culture and traditions so well. The moment you arrive in Rajasthan, you are instantly transported to a different era. From the time I landed here, I am experiencing the warmth of the people of Rajasthan. There is no better honor than being hosted in the house of the great people of Rajasthan. This magnificent institution came into existence after the merger of 22 princely states. Prominent leaders and freedom fighters like Hirala Shastri, Balwant Sinha Mehta, and Jainara Vyas not only shaped the future of Rajasthan, but also future of India by being a part of the Constituent Assembly. The people of Rajasthan have proved themselves to be alert, active, and responsible participants in the democratic process. Legislative bodies are conceived to be the most transparent bodies under the Constitution. I am happy to note that the Rajasthan Legislative Assembly is reaching out to the people through the live streaming of its proceedings. The next of the proceedings is also available online for ready reference. Indeed, these efforts are commendable. As a student, I was overwhelmed by the aura and the change-making powers of the legislature. I was deeply inspired by the kind of service that the lawmakers used to render. Whenever I saw the grand epitome of the Legislative Assembly building at Hyderabad, I used to feel a strong connect. It invoked great pride and respect. I must admit that I had the dream of walking in the footsteps of the legendary lawmakers of that time. But
destiny desired differently. Today, through this invitation, you have fulfilled my dream of being in the House, even though it is for a few moments. Honorable members, you are the ones chosen by the great people of Rajasthan. You carry the hope and trust of your electorate. Democracy is not about choosing a state or its head. Democracy is about defining our identity. Democracy is about deciding our freedoms, rights, and duties. Democracy is about climbing our destiny. Like Dr. Ambedkar once described, I quote, "The soul of democracy is the doctrine of one man, one value," unquote. For India, democracy was not a choice, but a habit and a necessity. Looking back in time, it may be seen that our democracy is natural derivative of British colonial era. But a closer look at the state of the other colonies will indicate otherwise. The fact that Indian parliamentary democracy thrived to transcend into the world's largest democracy is attributable only to the people of India. The idea of self-rule, the governance is deeply embedded in the administration of our villages. This is so core to the identity of the community and culture that this idea has survived the onslaught of time and modernity. The Indian ethos was supplemented by the Western ideology of revival of awakening. True, the Western philosophy of self-determination, freedom, and liberty had a great influence on the Indian freedom struggle. Our leaders brilliantly Indianized these concepts and turned every son of the soil into a freedom fighter. The story of the Indian freedom struggle is the story of the people's movement. Independent India's fate was linked with the Constitution, which was the creation of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly was the first representative body of the people of India. After 2 years, 11 months, 17 days of deliberation, the Constitution of India was finally adopted by the people of India. We must note that India was meant to be a parliamentary democracy and not a parliamentary government. For the core of idea of democracy is representation. Dr. Ambedkar cautioned that by parliamentary democracy, we can never infer rule by majority. He stated the majority rule is untenable in theory and unjustifiable in practice. The framers decided to opt a representative democracy. A representative democracy is about effective representation. It is where the minority is not overwhelmed by the majority. Parliamentary democracy was a way to preserve our plurality, the multitude of our identities, and you have a future built on consensus. The success of our democracy is largely attributable to people's faith and participation in the system. The collective memory of the struggle for independence has installed in the people the tradition of participation in politics across all geographic and demographic lines. India, with 17 general elections, still remains a relatively nascent democracy. We are still in the process of learning through churning. In these 75 years, no doubt we have achieved a lot, but the sad reality is that a vast of our people still do not have access to dignified living. Poverty, illiteracy, discrimination, intolerance are social realities. People continue to look for someone to relieve them from their daily sufferings. This duty to fulfill constitutional aspirations falls on all the three organs, the judiciary, the executive, and the legislature. In this context, the role of the lawmakers cannot be understated. You are not mere representatives of the people. Rather, you are the bridge between people's aspiration and the realization of the same. In the past 75 years,
the story of growth and transformation of India can largely be attributed to its progressive laws and policies formulated by forward-looking lawmakers. In India, de facto, you are obliged to play a dual role, one as a member of your political party, the other as an individual voice of the people you represent. Your role is not limited just making of the laws and policies. You know very well that even after laws are formulated, the intent benefits do not reach the largest population of years together. People expect the leaders to ensure that the laws get implemented. You are accountable to the people. Your performance, conduct, actions towards fulfilling their promises, everything gets judged. Every time you are in the field, people not only come to you with their problems, they seek answers as well. As their leaders and representatives, they want you to air their issues and grievances. In a society such as ours, where the vulnerable lack of voice, it is expected that you will be their voice and bring their troubles to the notice of the relevant authorities. As I said on multiple occasions, if every wing of the state functions with effectively, efficiently, responsibly, then the burden on others would reduce considerably. If the general administration is carried out efficiently by the officers, a lawmaker need not toil for ensuring basic facilities to his electorates. But when people with problems approach you, you cannot simply say no. You have to act. But be it a ration card, building a school, building a road, people expect you to sort it out. These multiple roles invariably take a toll on your primary legislative responsibility. I hope I am proved wrong. But sadly, the country is witnessing a decline in the quality of legislative performance. The contemporary political commentary is generally critical of the fewer sittings of the legislature and underutilization of its potential. Yes, the Constitution does not specify the minimum number of days for which the State Assembly must meet every year. However, there is no doubt that the citizens will definitely get benefited by longer engagements. Being charismatic leaders, you enjoy public support in your own right. You have the power to shape public opinion and bring progressive social changes through public mobilization. In a world as divided as ours, it is you and you alone who can hold the society together. Building a peaceful and inclusive society is not just a matter of public administration, but also a duty of a statesman. You are a reflection of the people's aspiration. Let morality of the Constitution guide you in the right direction. After all, you are all role models. Strengthening parliamentary democracy demands strengthening the opposition as well. We have a form of government where the executive, both political and permanent, is accountable to the legislature. Accountability forms the core principle of democracy. I have on several occasions highlighted the significance of parliamentary debates and parliamentary committees. In fact, I used to look forward to the legislative debates. Particularly, the leaders of the opposition used to play a stellar role. There used to be a lot of mutual respect between the government and the opposition. Unfortunately, the space for opposition is diminishing. We are witnessing laws being passed without detailed deliberation and scrutiny. In the absence of a thorough debate involving all sides of the House, as a judge, at times I wonder as to how does one trace the legislative intent behind the enactments. Instead of engaging in a meaningful debates for furthering democracy, politics has become acronymous. The diversity of opinion enriches political polity and the society. Political opposition should not translate into hostility, which we are sadly witnessing these days. These are not signs of healthy democracy. Strong, vibrant, and active opposition helps to improve the governance and corrects the functioning of the government. In an ideal world, it is the cooperative functioning of the government and the opposition which will lead
to a progressive democracy. After all, Project Democracy is a joint effort of all the stakeholders. And a year ago, on Independence Day, I expressed my views on a decline in the quality of debate and, at times, even the lack of debate in the legislative bodies. My observations were perceived in some quarters as a criticism of lawmakers. No, it is not criticism of either lawmakers or the legislatures. I have highest regard and respect to the lawmakers and the legislative houses. When I expressed these sentiments, my only concern was the burden imposed on the judiciary because of the imperfection in lawmakings. If the bills are thoroughly and dispassionately debated and all the well-meaning suggestions are accommodated, we will have better laws. Laws without deficiency have saved the judiciary from the avoidable burden of litigation. On this occasion, I have a suggestion to make. Lawmaking is a complicated process. One cannot expect every lawmaker to have a legal background. It is essential that members of the legislature have quality assistance from the legal professionals so that they are able to contribute to the debates meaningfully. The Honorable Speaker may consider providing the assistance of qualified law clerks to each one of the MLA. We as judges are also assisted by law clerks in our day-to-day court work. Let me assure you, it will really help you all. Coming back to the subject, the reality is that even today, the people are not aware of the functions of each wing of our democracy. They cannot distinguish one from the other. To enforce checks and balances envisaged in the Constitution, we need to promote constitutional culture in India. When I say constitutional culture, I mean spreading of awareness about the roles and responsibilities of the individuals and the institutions. Democracy is all about participation. Now coming to the judiciary, one of its major roles in the interpretation of legislation and as a gap filler. Increasing state intervention in the lives of the population, dissatisfaction among public about the other two wings, and raising awareness of rights have increased the public expectation on the judiciary. In a modern democracy, the people expect that the court to stand as a counterweight to the legislative and the executive excesses. This gains gravity, particularly whenever the opposition is missing in action. Reasons apart, the expedient intervention of judiciary is aimed to improving the quality of lives in the people. A short while ago, I had the privilege and honor of inaugurating the museum in the presence of my brother Justice Ajay Rastogi and Justice Maheshwari and Justice Shinde and other brother and sister judges of Rajasthan High Court as other distinguished dignitaries present here. This effort to portray the journey of Rajasthan through a digital museum is commendable. The interactive exhibits in the museum will generate curiosity, particularly among the youth. Apart from displaying the historical and political narrative of Rajasthan, this museum also highlights the rich heritage and tradition of the state. I am happy to inaugurate this museum. This is not a mere building, this is a bridge between our past and future. Recently, I got an opportunity to visit the Independence Hall in Philadelphia, United States. I was impressed to see how realistically they have portrayed their transformative journey. It is essential that every nation maintain such an authentic record of its milestone. Portrayal of democracy as a living organism which evolves with time and social change. Through such efforts will serve as a reminder of the past. I hope the lessons from the past guide us along the right course in the future. Speaking from these solemn premises, I have something to say to the youth of this country. You have the most important role in our democracy. I urge the youth of today to be touched with the past and the present issues. In today's world, true empowerment lies in true awareness. Be aware, be informed, and it is only you who can decide your destiny. The future of this nation depends on your active participation in public life. Before I end, in spite of several aberrations, our democracy has stood the test of time.
but it is time to think beyond. It is time to seek qualitative democracy where we constantly seek to strengthen and improve our institutions and democratic values. We need to be respectful to people's wish and command. We should learn lessons from the past. History is a witness. Whenever a government fails to stand up to the scrutiny or expectation of the people, they have expressed their will in the form of change. It is the people who will ultimately set the course of the future of democracy in India. I trust the power of the people. I quote on this occasion Dr. S. Radhakrishnan, "The voice of the people must be carried by the government, and the parliamentary democracy is the best instrument for the ascertainment and the expression of the public mind. Parliament acts as a liaison between the people and the state. It is the function of the parliament to express, not to suppress, public opinion and social dissent, if any," unquote. Before I conclude, I must thank the Honorable Speaker, Dr. C.P. Joshi, the Honorable Chief Minister, Sri Ashok Gehlot, Honorable Leader of Opposition, Sri Gulab Chand Kataria, Honorable Ministers, Honorable Members of the Assembly of the for hosting me and giving this opportunity. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. धन्यवाद, बहुत धन्यवाद माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमणा जी। आज के आयोजन की स्मृतियां बरसों बरस आपके जहन में रहे, उसके लिए हम डॉक्टर C.P. जोशी जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वी. रमणा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आज के इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं माननीय न्यायाधिपति श्री अजय रस्तोगी जी। श्री जोगेश्वर शर्मा, व्हिप ऑफ द अपोजिशन पार्टी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप श्री अजय रस्तोगी जी, जोगेश्वर गर्ग जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में ही मौजूद हैं माननीय न्यायाधिपति श्री दिनेश माहेश्वरी जी, श्री बलवान पूनिया जी, लीडर ऑफ द CPIM लेजिस्लेटिव पार्टी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप श्री दिनेश माहेश्वरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और माननीय न्यायाधिपति श्री संभाजी शिवाजी शिंदे हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में ही मौजूद हैं। श्री नरेंद्र नागर जी, मेंबर ऑफ द CPA एग्जीक्यूटिव कमेटी। बोलूं कैसा? आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, माननीय अतिथियों के विराजे रहने तक अपनी सीटों पर हम विराजमान रहें। और माननीय संयम लोढ़ा जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे आभार व्यक्त करें। आप सचिव हैं CPA राजस्थान शाखा के। हमारे खास मेहमान भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना साहब, हमारे विशिष्ट मेहमान न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी साहब, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी साहब, राज्य के मुख्य न्यायाधीश शिवाजी शिंदे साहब,
हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया साहब, सभी उपस्थित मेहमान के रूप में माननीय न्यायाधिपतिगण और माननीय सदस्यगण, अपने सारगर्भित उद्बोधन में आपने विधायिका की स्थिति और चर्चा में भागीदारी के प्रति उदासीनता की ओर जो ध्यान आकृष्ट किया है वो वास्तविकता के बहुत नज़दीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे राजनीतिक दल माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने जिस और ध्यान आकृष्ट किया है उसे सकारात्मक रूप से लेंगे और विधायिका में विधेयकों पर प्रभावी चर्चा हो सके इसके लिए अपने अपने दल को तैयार करेंगे। माननीयवर, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान के जिस पवित्र सदन में आपका जो उद्बोधन हुआ है उसका एक गौरवशाली इतिहास है। अनेक प्रगतिशील और क्रांतिकारी कानून इस सदन ने पारित किए हैं। जमींदारी उन्मूलन कानून, सती प्रथा के खिलाफ कानून, पंचायती राज में पिछड़े तबके, वंचित तबके को आरक्षण देने का कानून, सूचना के अधिकार का कानून और अभी इस मौजूदा विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून, ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून, इन सब के माध्यम से राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम राजस्थान का ये सर्वोच्च सदन मान्यवर लगातार करता रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको कि व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए जब हम सदन में सरकार से हार जाते हैं, जब हम नौकरशाही के सामने थक जाते हैं, तब लोगों को न्याय दिलाने का हमारे सामने एक ही रास्ता होता है, वो न्यायपालिका है। विगत 3 दशक के सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में अनेक बार, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो और चाहे कानून व्यवस्था की दृष्टि से वंचित तबकों को न्याय दिलाने की बात हो, जब जब नौकरशाही ने और सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, हम अदालत की शरण में गए। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि तमाम मुद्दों पर हमेशा न्यायपालिका से हम न्याय प्राप्त करने में सफल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस कृष्णा अय्यर से लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रणवीर साहब वर्मा तक, और उनके बाद भी विगत 2 दशक की जो न्यायपालिका में माननीय न्यायाधीशगण रहे हैं, जनहित याचिकाओं के माध्यम से राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में न्यायपालिका ने अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। मैं आज इस मौके पर निवेदन करना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर न्यायपालिका के माननीय गण विधायिका या इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने से परहेज करते हैं, लेकिन आपने साहस दिखाया है एक विधानसभा में आकर के उद्बोधन देने का। ये राजस्थान के 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं हृदय के अंतरतल से आपका आभार प्रकट करता हूं और सभी माननीय न्यायाधीशगण जो आज इस सदन में आपकी आने की बदौलत आए हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जैसा प्रतिपक्ष के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि कैसे हम चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से नागरिकों के हक में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान कर सकें। एक बार पुनः आपके आगमन पर मैं सीपीए की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संयम लोढ़ा जी। और आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। हम आप सभी से एक विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, अपने मुख से हम राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, मातृभूमि को सम्मान दें, अपनी वाणी को पवित्र करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, माननीय सदस्यों से निवेदन है कि माननीय अतिथियों के विराजे रहने तक हम सब अपनी सीटों पर विराजमान रहें।